हेलो दोस्तों, तो अपन आज अपने फ्री फास्ट ट्रैक ऑडिट के पेज के चैप्टर नंबर 15.2 पे पहुंच चुके हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। हाँ भाई, बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच है, पूरा का पूरा फ्री फास्ट ट्रैक बैच आपको नीचे यूट्यूब चैनल में लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लेलिस्ट का पूरा का मिल जाएगा। स्पेशल चीज जो अपन यहाँ करने वाले हैं, समझने के साथ साथ रटने वाले, रटने की जिम्मेदारी मेरी है। समझेंगे तो सही, पर साथ साथ रटते जाएंगे, क्योंकि ऑडिट के अंदर जब तक आप रटोगे नहीं, जब तक आपको मार्क्स ना मिलेंगे। बहुत नॉर्मल चीज है। तो अपन यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एक साथ कैसे कवर करेंगे? क्योंकि मैंने जो बुक बनाई है, मेरी जो बुक मैंने लॉन्च करी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां पे हर कॉन्सेप्ट के नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये कॉन्सेप्ट है, यही इसका क्वेश्चन है। जितने भी आईसीआई के क्वेश्चन है, सारे के सारे इसमें दे रखे हैं। फुल्ली टेबुलर चार्ट फॉर्मेट में, फुल्ली हाईलाइटेड बोल्ड बुक है। साथ में मैंने ट्रिक भी लिख रखी है, किस टॉपिक को कैसे याद करना है, वो सब कर रखा है। ओनली 500 पेजेस के अंदर कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन कवर है। ओनली 500 पेजेस में कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन कवर है। कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, ओके, फुल्ली चार्ट एंड टेबुलर फॉर्मेट है। डन हो गई बुक की तारीफ। अब अपन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15.2, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। सर इंटरनल ऑडिट तो पढ़ा था हमने, ये मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? भाई इंटरनल ऑडिट अपन ने पढ़ा था, मैनेजमेंट ऑडिट ये रहा, ऑपरेशनल ऑडिट अपन अब आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है ना? तो मैं तुमको बता देता हूं, इंटरनल ऑडिट एक बिल्कुल लॉजिकल और रीजनेबल बात बताऊं। आज के सिनेरियो में इंटरनल ऑडिट सफिशिएंट होता है, मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑडिट जैसी कोई चीज नहीं होती है आज के सिनेरियो में। हालांकि कुछ कुछ कंपनी कराती है, क्योंकि आज के सिनेरियो में इंटरनल ऑडिट का स्कोप इतना बड़ा हो गया है कि वो मैनेजमेंट और ऑपरेशन ऑडिट को कवर अपने आप कर लेती है, उनका पूरा स्कोप कर लेती है। पर ये पुराने सिनेरियो की बात हो रही है, अपना ऐसे एक पुरानी जगह उलझा हुआ है। आजकल नई एमएनसी में क्या चल रहा है इनको देखना नहीं है, चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो अब वैसे बेसिक डिफरेंस जो होता था, अब वो देखो। इंटरनल कंट्रोल क्या होता था? इंटरनल कंट्रोल चेक करता था अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेक करता है और इंटरनल कंट्रोल चेक करता है। मेनली इंटरनल ऑडिट, सॉरी, इंटरनल का क्या काम होता है? इंटरनल कंट्रोल चेक करना काम होता है। इंटरनल कंट्रोल सही चल रहा है नहीं चल रहा, अकाउंटिंग पॉलिसी सही चल रही नहीं चल रही, लॉ एंड रेगुलेशन सही कंप्लाई कर रहे नहीं कर रहे, वो सारी चीजें। जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है ना, मैनेजमेंट ऑडिट का काम होता है कि मैनेज जो कर रहा है बंदा, बंदा जो मैनेज कर रहा है अपनी एंटिटी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, प्रमोटर का जो भी मैनेज कर रहा है, वो मैनेजिंग का कैपेबल तो है ना मैनेज करने के। उसके जो डिसीजन है डे टू डे में, जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है, वो डिसीजन सही तो है ना? ऐसा नहीं कोई बिल्कुल ही ऐसा पागल जैसा बंदा जो कंपनी डुबा रहा है, कंपनी डुबा रहा है तो जो बाहर के इतने सारे इन्वेस्टर है, स्टेक होल्डर जो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे, वो भी डूब जाएंगे उस बेवकूफ मैनेजमेंट के कारण। तो मैनेजमेंट की ऑडिट करना, जो इंटरनल ऑडिट होती है, वो तो मैनेजमेंट ऑडिट करवाता है उनके नीचे वाले बंदों की। जो मैनेजमेंट ऑडिट है, वो मैनेजमेंट की ऑडिट करना। मैनेजमेंट सही है नहीं है, मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रहा है वो सही ले रहा है नहीं ले रहा, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, मैनेजमेंट की ऑडिट करना है। तो अपन मैनेजमेंट की ऑडिट कर रहे हैं, मैनेजमेंट सही है नहीं है, मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है या नहीं ले रहा है सही से। तो मीनिंग क्या है? और इट इज ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, इट इज ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट की वो क्वालिटी ऑफ डिसीजन ले रहा है नहीं ले रहा है। क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग, बंदे में मैनेजिंग की क्वालिटी है नहीं है। ऑडिटर इज टू टेक द लेवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट, टेस्ट टू द लेवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट के लेवल पे, कि वो जो टॉप लेवल वाला बंदा है, वो जो फॉर्मुलेट कर रहा है ऑब्जेक्टिव प्लेन, उसकी पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग, वो सब कुछ सही है नहीं है टॉप लेवल वाला मैनेजमेंट, ठीक है? अब जो डिफरेंस है ना इंटरनल ऑडिट वर्सेस मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट वर्सेस ऑपरेशनल ऑडिट, वो मैंने इधर कवर नहीं करे। वो जो लास्ट चैप्टर अभी 15.3 ऑपरेशनल ऑडिट, उसके अंदर कवर करे। वो तीनों के तीनों अपन पहले सब कुछ पढ़ लेंगे, उसके बाद डिफरेंस पे जाएंगे, ठीक है ना? तो वो डिफरेंस उधर कवर करे मैंने। अब डिजायरेबिलिटी या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, दोनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। तो डिजायरेबल क्यों, अपन को मैनेजमेंट ऑडिट क्यों करानी चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट ऑडिट की? भाई मैनेजमेंट ऑडिट करा लो, इससे क्या होगा? मैनेजर में अगर आपके कोई भी मैनेजरियल में डिफिशियंसी है, कोई भी मैनेजरियल में डिफिशियंसी है, वो वक्त रहते पहले ही पता पड़ जाएगी। मैनेजमेंट में आपकी कोई भी डिफिशियंसी है, मैनेजरियल डिफिशियंसी है, तो वक्त रह के पहले ही पता पड़ जाएगी। तो आप उस प्रॉब्लम को आइसोलेट कर देना, तो आप उस प्रॉब्लम को आइसोलेट कर लेना, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। क्या भाई कैसे? बात सुनो, ध्यान से सुनो, ये चीज याद करा रहा हूं मैं तुमको, तुमको पता भी नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। कैसे? सर आपको मैनेजमेंट ऑडिट की इंपॉर्टेंस क्या है? भाई मैनेजमेंट ऑडिट की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप पहले ही करा लोगे मैनेजमेंट ऑडिट, तो आप मैनेजमेंट में आपकी जितनी भी डेफिशिएंसी होगी, मैनेजरियल डेफिशिएंसी होगी, वो वक्त रहते पहले ही पता कर लोगे। क्या? पहले ही पता कर लोगे, हैपन होने के पहले। कुछ भी हैपन हुआ, कोई भी दुर्घटना है, उसके पहले ही पता कर लोगे। मैनेजरियल डेफिशिएंसी पहले ही अपन ने पता कर ली, बिफोर हैपनिंग ऑफ इवेंट, तो आप पहले ही पता होगे, तो उसको प्रॉब्लम को अपन आइसोलेट कर देंगे, प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, जिससे अपना ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, जिससे अपना ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। इट डिटेक्ट द मैनेजरियल डेफिशिएंसी बिफोर इट एक्चुअली हैपन। मैनेजरियल डेफिशिएंसी अपन पता कर लेंगे बिफोर इट एक्चुअली हैपन, सो दैट वी कैन आइसोलेट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइसोलेट कर देंगे और अपना ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। आइसोलेट कर देंगे और अपना डिजायर ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। अब देखो,
डिटेक्टिंग एंड ओवरकमिंग द करंट मैनेजरल डेफिशिएंसी, मैनेजमेंट में जो भी डेफिशिएंसी है वो अपन डिटेक्ट भी करेंगे और ओवरकम भी करेंगे बिफोर इट एक्चुअली हैपन। अपन जो अभी तक कोई भी दुर्घटना घटी नहीं है मैनेजमेंट डेफिशिएंसी में, कोई भी अभी तक गलतियां मतलब हुई नहीं उसके रीजन के कारण, पर अपन को पहले ही पता पड़ गया। प्रिवेंटिव अप्रोच अपन रख रहे हैं करेक्टिव की जगह प्रिवेंटिव, तो वो प्रिवेंटिव अप्रोच है। ऑपरेशनल डिफिकल्टी कैन बी स्टॉप बिफोर द फैक्ट, स्पॉटेड बिफोर द फैक्ट, अपन ने पहले ही स्पॉट कर दिया उसको होने के पहले ही। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट, ये प्रिवेंटिव अपन पहले ही कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट एफिशिएंसी पहले ही पता कर लेंगे, फिर अपन उसको आइसोलेट कर देंगे प्रॉब्लम को, जिससे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। आइसोलेट करना मतलब अपन मैनेजर अपन ऑडिट कर रहे हैं तो जो भी गलतियां होगी वो पहले ही अपन आइसोलेट कर देंगे प्रॉब्लम को। मेनली किस किस कंपनी में काम आता है, जो हैवीली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिससे जहां जहां गवर्नमेंट अपना फंड लगा रही है पीएसयू वगैरह, वहां पे पीएसयू गवर्नमेंट खुद चला के मैनेजमेंट ऑडिट करवाती है, जिससे अपना ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, डिजायर ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा अगर अपन मैनेजमेंट ऑडिट कराएंगे तो। कंडक्ट प्रायर टू मेकिंग इन्वेस्टमेंट, मर्जर एक्विजिशन वगैरह कुछ भी होता है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपन किसी कंपनी में, तो सामने वाला जो इन्वेस्टर है जैसे ड्यू डिलिजेंस कराता है ना वो, तो ड्यू डिलिजेंस के साथ साथ वो मैनेजमेंट ऑडिट भी करवाता है। ऑर्गेनाइजिंग द मैनेजमेंट ऑडिट, ऑर्गेनाइज कैसे करनी है मैनेजमेंट ऑडिट कैसे करनी है, अपन को नॉर्मल मैनेजमेंट कैसे करनी है भाई, सबसे पहले तो अपन एक अपना प्लेन पॉलिसी वगैरह बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पहले एक पॉलिसी प्लेन पॉलिसी बना ली कि मैनेजमेंट मेरे को मैनेजमेंट करनी है। अब ऐसा तो नहीं है ना मैं मैनेजमेंट डायरेक्ट जाके वहाँ पे पैदा हो जाऊँ, वहाँ पे जाके डायरेक्ट आके खड़ा हो जाऊँ कि अब मेरे को मैनेजमेंट करनी है, मैं कैसे करूँ, वहाँ पे जाके खड़ा हो जाऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले अपनी पॉलिसी बनाऊंगा, एक पॉलिसी बनाऊंगा कि क्या स्कोप है, कैसे कैसे ऑडिट करनी है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि किस लोकेशन पे कितने बंदे डालने हैं, उनको ट्रेनिंग भी देनी होगी, किस लोकेशन पे कितने बंदे डालने हैं उनको ट्रेनिंग भी देनी होगी। पहले मैं देखूंगा किस लोकेशन पे कितने कितने बंदे डालने हैं, क्या देखूंगा, पहले मैंने पॉलिसी बनाई, फिर मैं देखूंगा किस लोकेशन पे कितने कितने बंदे डालने हैं, फिर उन बंदों को उस हिसाब से मैं पॉलिसी दे दूंगा, उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग दे दूंगा, उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग दे दी, फिर उनको बता दूंगा कि इस टाइम पीरियड पे जाके तुम ऑडिट करके आ जाना, इस टाइम पीरियड पे जाके तुम ऑडिट करके आना, वीकली तुमको 2 बार जाना है, मंथली 1 बार जाना है, क्वार्टरली 3 बार जाना है, जो भी होगा विस्ट फलांडी। तो पहले मैं पॉलिसी बनाऊंगा, फिर किस लोकेशन पे कितने बंदे डालने वो डाल दूंगा, पहले पॉलिसी बनाऊंगा किस लोकेशन पे कितने बंदे डालने वो डाल दूंगा मैं, उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग दे दूंगा, और फिर बता दूंगा कितनी टाइम और कितने टाइम पे उनको कब कब कितनी बार जाना है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार उनको ऑडिट करने जाना है। ठीक है, ये तो था याद करने की टेक्निक। अब जो इनका असली का मतलब है वो समझो। इसका मतलब तो वही है, पॉलिसी स्टेटमेंट बनाऊंगा जिससे मेरा स्कोप क्या है मैनेजमेंट ऑडिट वगैरह का वो सब मुझे पता पड़ जाए। लोकेशन मतलब होता है कि जो आप जो मैनेजमेंट ऑडिट जिस बंदे को करानी है, जो बंदा कर रहा है, तो वो बंदे को जिस कंपनी को करानी है वो लोकेशन क्या रखेगा, मतलब वो खुद अपने खुद के डिपार्टमेंट इंटरनल डिपार्टमेंट से मैनेजमेंट ऑडिट कराएगा या फिर कोई एक्सटर्नल बाहर का बंदा हायर करेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी एंटिटी, कौन सी नेचर की एंटिटी है, उस हिसाब से सेपरेट डिपार्टमेंट रखना है या बाहर का बंदा हायर करना है। वो अलोकेशन ऑफ पर्सन, वही अलोकेशन ऑफ पर्सन, जिस बंदे को ज्यादा नॉलेज हो उस हिसाब से उसको अलोकेट करना है उस एरिया के ऊपर। ठीक है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी मुझे कंटिन्यूअसली उन बंदों को जो जो ऑडिट कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑडिट। टाइम एंड अदर रिस्पेक्ट की टाइम कॉस्ट कितना देना है उस ऑडिट के ऊपर, वो उसकी फीस वगैरह कितनी है, कितना बेनिफिट होगा वो सब देख के। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार ऑडिट करनी है, क्वार्टरली करनी है, ईयरली करनी है, 6 मंथ में भी करनी है, कुछ फलानी का वो सब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं पॉलिसी बनाऊंगा, पॉलिसी बनाने के बाद देखूंगा कि किस लोकेशन पे कितने बंदे एलोकेट करने, किस लोकेशन पे कितने बंदे एलोकेट करने, उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग दूंगा और उस हिसाब से मैं उनको बता दूंगा इस टाइम पे इतनी फ्रीक्वेंसी में उनको जाना है। ठीक है, अब मैनेजमेंट ऑडिट कंडक्ट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कंडक्ट करते हैं, करने के 2 तरीके होते हैं। कंडक्टिंग मैनेजमेंट ऑडिट 2 तरीके क्या होते हैं, इंटरव्यू और क्वेश्चनरी। या तो मैं सामने जाके मैनेजमेंट करनी है तो मैं वहां पे जाके हर एक डिपार्टमेंट, हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट वालों का इंटरव्यू लेने लग जाऊंगा। उनको मैंने क्वेश्चन सेम कर लिया, मैं क्वेश्चन उनसे क्रॉस फायर करूंगा कि ऐसा ऐसा होता है क्या, आप ऐसा ऐसा करते हो क्या, आपने जितनी भी परचेस करी है वो पीओ के अगेंस्ट ही करी है ना, ऐसी कोई परचेस तो नहीं हुई जो पीए के अगेंस्ट में, पीओ नहीं है तो भी परचेस हो गई है, जितनी भी आपकी अप्रूवल हुई है, चेक वगैरह सब कुछ जो ऑथोराइज बंदा था उसी ने साइन करे है, सब कुछ मास्टर कोड आपने कोई क्रिएट करा है, कोई एंटिटी का वेंडर कोड क्रिएट करा है, तो प्रॉपर ऑथराइजेशन वगैरह थी ना आपके पास, ये सब मैं उनको इंटरव्यू में पूछूंगा, उससे बंदे से वर्बली पूछूंगा। एक तो ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, में उससे डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। ठीक है ना, मुझे ऑडिटर और मैनेजर को फ्रेंडली बिहेव करना पड़ेगा, मैं उससे गुस्से में नहीं पूछ सकता, ऐसे धमकी से नहीं पूछ सकता। मेरे को अगर ऑडिट करनी है बिल्कुल अच्छे से जिसमें कोई भी रुकावट ना आए, तो मुझे फ्रेंडली बिहेव करना पड़ेगा, उस बंदे के साथ फ्रेंडली बिहेव करना है। और अब मेरे को दूसरा ऑप्शन होता है मैनेजमेंट क्वेश्चनरी। एक तो गया इंटरव्यू वर्बली, एक होता है मैनेजमेंट क्वेश्चनरी। मैं क्वेश्चनरी बना दूंगा, उस क्वेश्चनरी के हिसाब से मैं ऑडिट करूंगा। क्वेश्चनरी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लाइक जो मैंने बोला ना क्वेश्चन वाला,
कि इज ऑल परचेज आर डन अगेंस्ट द पीओज ओनली, मीन सारे के सारे परचेज पीओ के अगेंस्ट ही करे ना, कोई भी ऐसा तो नहीं था जो बिना परचेज ऑर्डर रेज नहीं हुआ था और आपने डायरेक्ट परचेज कर लिया। कोई भी ऐसा था कि कोई एनी वेंडर कोड हैज बीन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर व्हिच इज अनऑथोराइज्ड, कोई भी वेंडर कोड जो क्रिएट हुआ है वो अनऑथोराइज्ड था, उस टाइप की चीजें। तो मैंने क्वेश्चन एक सेट ऑफ फ्रेम क्वेश्चन मैंने बना ली और वो क्वेश्चनरी पे मैनेजमेंट को पकड़ा दूंगा कि अब भाई मुझे भर के दे और या फिर मेरे सामने बता कि ये हुआ है नहीं हुआ है आपके एंटिटी के अंदर। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी ट्री के सीसीओ, मैं आगे बताऊंगा क्या होता है सीसीओ। तो आज चलो ठीक है, ये तो मैंने तुमको समझा दिया सीसीओ ये क्या होता है। अब ये आगे मैं बताऊंगा तुमको क्या कैसे रटना है इसको। अब हर क्वेश्चन के आगे, ये क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आगे होगा यस नो और एन ए वाला यस नो एन ए इज ऑल परचेजेस आर डन अगेंस्ट द पीओ ओनली। अगर मैंने वहां पे यस करा तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। अगर कहीं पे भी नो करा कि नो तो मतलब भाई अनएक्सेप्टेबल है, मुझे और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी राइटिंग में, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, फलाना डिग्रा। नॉट एप्लीकेबल, नो नॉट एप्लीकेबल, हमने ड्यूरिंग द कोई परचेस करी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये हर के आगे तीन चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। तो अब क्या मैंने सीसीओ जो ट्रिक बताई वो क्या होगा भाई, सीसीओ मतलब ट्रिक है मैनेजमेंट, एक तो क्या है जो मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनरी है, इट्स ए इंपॉर्टेंट टूल फॉर कंडक्टिंग मैनेजमेंट ऑडिट। अब ये तीन तरह का काम करती है सीसीओ। सी मतलब करंट परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेगा, क्वेश्चनरी से अपन क्या करेंगे, करंट परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे। सी करंट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन करेंगे अपन। ओ से ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ वो चेक करेंगे। सी से करंट परफॉर्मेंस चेक करेंगे, वापिस सी से सीसीओ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। सी से करंट परफॉर्मेंस एंड वीकनेस, फिर वापिस सी से कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। ओ से ऑब्जेक्टिव सीसीओ, ये याद कर लेना, तीनों पॉइंट याद से याद करने अपन को, ये 3 पॉइंट हो गए। और नीचे जो मैंने तुमको बताया यस नो एने वाले, ये पॉइंट याद कर लो, फुल नंबर मिल जाएंगे तुमको। सो इट्स ए इंपॉर्टेंट टूल फॉर कंडक्टिंग मैनेजमेंट ऑडिट। इट एनालाइज एन इन्फॉर्मेशन विद एम टू मेजर द करेक्ट परफॉर्मेंस। जो क्वेश्चनरी होती है वो उस तरह से फ्रेम होती है कि मैं एनालाइज करूं, उससे इंफॉर्मेशन एनालाइज हो जाएगी उस क्वेश्चनरी से, ताकि मैं करंट परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकूं, करंट परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकूं। उस क्वेश्चनरी के थ्रू मेरा एम होता है कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन कर सकूं, मैनेजमेंट का कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन कर सकूं। फिर उसके बाद अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट एक्शन इन अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मुझे अप्रेजल करना पड़ेगा मैनेजमेंट का एक्शन कि वो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है आइडेंटिफाई करना वीकनेस एंड डेफिशिएंसी कितनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो मेरे को वीकनेस और डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करना है मुझे। सो अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट एक्शन इन अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अपना एक बार याद करने के लिए कीवर्ड हो गया। ठीक है, और मैंने किया यस नो नॉट एप्लीकेबल वाला तुमको समझाएगी। डन। सो व्हाट ऑडिट रिपोर्ट, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट कितने तरह की होती है भाई, 4 तरह की होती है। ओरल, इंटरिम, रेगुलर, समरी। ओरल, इंटरिम, रेगुलर, समरी। ओरल, इंटरिम, रेगुलर, समरी, साथ साथ बोले, याद होगा। ओरल, इंटरिम, रेगुलर, समरी। 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 अब ये जो है ना शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, ये ओल्ड कोर्स के अंदर क्वेश्चन आया है, मतलब मॉड्यूल के अंदर टॉपिक तो अभी भी है, पर क्वेश्चन आया था ओल्ड कोर्स के अंदर, तो मैंने क्वेश्चन डाल तो दिया इधर। ओरल इंटीम रेगुलर समरी, ओरल इंटीम रेगुलर समरी, ओरल इंटीम रेगुलर समरी। भाई मैंने ऑडिट रिपोर्ट, मेरे को जो ऑडिट रिपोर्ट बनानी है तो मैं कभी कभार तो ओरल रिपोर्टिंग भी कर दूंगा। ओरल रिपोर्टिंग कब करूंगा भाई, जब कोई इमरजेंसी केस आ गया। भाई मुझे पता पड़ रहा है कि कोई बंदे ने, कोई एम्प्लॉई कंपनी का, मैनेजमेंट है एम्प्लॉई है, वो वहां से पैसा उठाया, 1 करोड़ रुपए पैसा जेब में रख के निकल लिया, रफू चक्कर हो गया, मेरी आंखों के सामने जा रहा है, वो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो ऑडिटर हूं। तो मैं क्या मैनेजमेंट को अब कोई रिटर्न में मेल वेल डालने बैठूंगा, मेरी आंखों के सामने जा रहा है वो, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो क्या मेल डालूंगा, पूरी पूरी फॉर्मेलिटी करूंगा, पूरी रिपोर्ट तैयार करूंगा, फॉर्मेट तैयार करूंगा, फिर उसके बाद 10 दिन बाद उसको रिपोर्ट पकड़ाऊंगा कि हाँ वो मेरे सामने वो बंदा गया था, अब उसको रोको। भाई वो तो निकल गया, तो कुछ भी ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तब मेरे को ओरली फटाफट मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है, फटाफट ओरली, कोई इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर तो मेरे को ओरल रिपोर्टिंग करनी है। पर जैसे मैंने ओरल रिपोर्टिंग करी, उसके साथ वो जो मैंने ओरल में जो चीज बोली उसको साथ में मेरे को रिटर्न में बाद में लिख के देना है, जो उसकी बैक सपोर्टिंग होगी, बैक में उसको मेरे को रिटर्न में भी वो रिपोर्ट करना ही करना पड़ेगा। पहले एक बार फटाफट ओरल में बता दो, बाद में उसको तुम बैक अपना करते रहो बैकवर्ड ऑफिस का, और उसको रिटर्न में भी दे देना। ये हो गई ओरल रिपोर्टिंग इमरजेंसी के केस के अंदर, फॉलोड अप इमीडिएटली आफ्टर रिटर्न रिपोर्ट। इंटरिम रिपोर्टिंग 1 साल की ऐसे तो मैनेजमेंट चल रही है, पर मैं हर 1-1 महीने के अंदर, 2-2 महीने के अंदर, 3-3 महीने के अंदर जो मैंने टाइम पीरियड फिक्स कर लिया है, उस टाइम पीरियड के अंदर में
बताते रहूंगा मैनेजमेंट को अंदर क्वार्टरली की क्या क्या डेवलपमेंट हुए, मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या की फाइंडिंग वगैरह वो सब चीजें क्वार्टरली बेसिस मंथली बेसिस वगैरह पे बताता रहूंगा इंट्रीम बेसिस पे। रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट, रेगुलर जो पूरा का पूरा ईयर खत्म होने के बाद जो रेगुलर मैं एक रिपोर्ट दूंगा फाइनली प्रॉपर, या जो भी टर्म पीरियड था 1 साल था या फिर जो भी टर्म उन्होंने मैनेजमेंट ने डिसाइड करा मेरा, उसके बाद में एक फॉर्मल रिटर्न रिपोर्ट बना के उसको दे दूंगा। अब ये है और इंपॉर्टेंट समरी रिटर्न रिपोर्ट, ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन। समरी रिटर्न रिपोर्ट क्या होती है भाई? देखो, मैनेजमेंट ने 10 तरह की इंट्रीम रिपोर्ट, एक ऑडिटर ने 10 तरह की इंट्रीम रिपोर्ट इशू कर दी, 2 तरह की रेगुलर रिपोर्ट इशू कर दी। अब इतना सारा जो टॉप मैनेजमेंट है वो इतना सब कुछ नहीं पड़ेगा, उसको चाहिए एक समरी रिटर्न रिपोर्ट, जिसको बोलेंगे फ्लैश रिपोर्ट। एक फ्लैश, आंखों में चलका पड़ जाए उसको देखते ही पहले, जो जो की ऑब्जर्वेशन, की रिपोर्ट, की फाइंडिंग वगैरह है, की रिपोर्ट्स वगैरह की सभी जितनी भी रिपोर्ट अलग अलग इशू करी थी उन सबकी समरी बना के एक जगह मेरे को दे दो, बिल्कुल समराइज मैनर के अंदर। मैं केवल जो टॉप मैनेजमेंट है वो केवल वो ही पढ़ेगा। Flash report, report of summary of various individual report issue and describing प्राइमरी फॉर ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड एंड टॉप मैनेजमेंट वगैरह के लिए होती है ये, जो उनके पास टाइम नहीं होता इंडिविजुअल रिपोर्ट देखने के लिए। डन, ये होती है समरी। तो कितनी तरह की रिपोर्ट हो गई है अपनी? 4 तरह की। ओरल, ओरल इंटीम रेगुलर, ओरल इंटीम रेगुलर समरी, ओरल इंटीम रेगुलर समरी, ओरल इंटीम रेगुलर समरी। ठीक है। अब ये है बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या क्या है जो मैनेजमेंट ऑडिट में आएंगे। तुम कभी भी मैनेजमेंट ऑडिट करने जाओगे ना, मैनेजमेंट में क्या क्या बिहेवियर आएंगे? एक तो तुम मैनेजमेंट ऑडिट करने जा रहे हो, तुम हो सकता है इंटरनल बंदे हो, खुद कंपनी के बंदे ही हो, तो तुम मैनेजमेंट ऑडिट करने जा रहे हो तो तुमको क्या क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट आएंगे? हो सकता है तुमसे सामने वाला तमीज से बात नहीं कर रहा है, हो सकता है सामने वाला तुमको प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे रहा है, हो सकता है सामने वाला तुमसे डर रहा है कि अगर तुमने मेरी गलती निकाली तो मैनेजमेंट मुझे फायर कर देगा, मैनेजमेंट मुझे डांटेगा। ऐसा तो सामने वाला तुमसे प्रॉपरली डील नहीं कर पाएगा, तो तुमको बिहेवियरल एस्पेक्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो क्यों फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये देखो, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है मैनेजमेंट ऑडिटर एंड अदर पर्सनल के सामने। एक तो जो मैनेजमेंट का ऑडिटर है और जो अदर पर्सनल, जो डिपार्टमेंट वाला है जिसकी अपन ऑडिट कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट, जिसके अपन क्वेश्चन वगैरह फेंक रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं, तो वो क्या समझेगा? वो बोलेगा मैनेजमेंट खुद अपने पास वाला है, इसका भी तो एक डिपार्टमेंट है, अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अपन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, ये मैनेजमेंट ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड है, दोनों सेम लेवल के बंदे ही है, तो मैं इसको सही से रिप्लाई क्यों दूं? तो मेरे सेम लेवल का बंदा है, चुपचाप अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। तो वो क्या समझेगा कि ये तो सेम लेवल का बंदा ही है, उसको सही से रिप्लाई नहीं देगा। Management auditor may be the employee of a company, other person is likely to regard management auditor the same way as regard to other employee। जैसे अदर एम्प्लॉय को ट्रीट करता हूं वैसे ही मैं मैनेजमेंट ऑडिटर को भी वो बंदा ट्रीट करेगा। ठीक है, तो अब सामने वाला बंदा क्यों डरेगा? यहाँ पे as a management auditor is expected to evaluate effectiveness of control, auditing my sphere of management audit report में create their in company। मैंने बोला ना कि सामने वाले ने जो कंट्रोल क्या क्या होगा, अपन को कंट्रोल क्या क्या है अपन को, इसमें यहाँ पे बोल रहा है कि सामने वाला बंदा को क्या क्या डर रहेगा अपने से, मैनेजमेंट ऑडिटर से। वो सामने वाला अपन से डरेगा कि कोई भी गलती निकाली तो वो मैनेजमेंट को मेरी सैलरी काट देगा, मुझे बाहर निकाल देगा, फियर रहेगा मेरे को, या फिर हो सकता है कि मैनेजमेंट कुछ अलग तरीका दे मेरे को काम करने का। मैं अभी इस 10 सालों से मैं बंदा जिंदगी में इसी तरीके से काम कर रहा हूँ, मैनेजमेंट वाला बंदा बोलेगा कि नहीं ये काम आप गलत तरीके से कर रहे हो, नए तरीके से दो। तो होता है ना कि एक 10 सालों से बंदा होता है, वो होता है कि आप गुस्सा लग जाता है, कोई नई चीज नहीं सीखनी, जो चल रहा है वो चलने दो, तो वो उसको चेंजेस से फियर रहेगा कि मैं कोई भी चेंज नहीं करूंगा। तो इसके लिए क्या होगा? कंट्रोल क्या होगा? चिपसी, चिपसी, चिप लगा दो आप कंट्रोल, कंट्रोल क्या होगा? चिप लगा दो आप कंट्रोल हो जाएगा, चिप लगा दो आप एक कंट्रोल हो जाएगा, चिप लगा दो आप एक कंट्रोल हो जाएगा, चिप लगा दो आप एक कंट्रोल हो जाएगा। चिपसी, CHIPC, सी से क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर कोई भी मैनेजमेंट ऑडिटर वाले ने कोई एडवर्स ऑडिट फाइंडिंग करी तो उसको डर रहेगा कि कोई क्रिटिसाइज नहीं करे मेरे को। हॉस्टाइल ऑडिट स्टाइल नहीं होनी चाहिए, सामने वाला बंदा सोचेगा कि हॉस्टाइल ऑडिट स्टाइल है, ये मेरे को डरा धमका के काम करेगा, मेरे को हुक्म दे के डाटा मांगेगा। हॉस्टाइल मतलब गुस्से वाली स्टाइल होगी कि मैनेजमेंट ऑडिटर की ऐसी स्टाइल बाकी असली में नहीं होने चाहिए। इंटेंसिव ऑडिट प्रैक्टिसेस, मतलब मैनेजमेंट की ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए कि वो केवल गलती निकालने से काम करे। सामने वाला बंदा ऐसा सोचेगा कि इसकी तो काम ही गलती निकालना है, अगर ये गलती निकालेगा तो इसको पैसे मिलेंगे, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। तो ऐसा अप्रोच नहीं होना चाहिए, ऐसे सामने वाले की ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि मैं गलती निकालूंगा, मेरी इंटेंसिव ऑडिट अप्रोच है। पनिटिव एक्शन बाय सुपीरियर, कोई भी गलती निकली तो सुपीरियर मेरे को पनिश करेगा। चेंजेस नहीं करने मुझे डे टू डे मेरी वर्किंग हैबिट के अंदर, जो चल रहा है सालों से वही चलना चाहिए। ठीक है, तो चिप सी से अंदर क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। एच से हॉस्टाइल ऑडिट अप्रोच, एच से हॉस्टाइल ऑडिट अप्रोच। आई से इनसेंसिटिव ऑडिट प्रैक्टिसेस, आई से इनसेंसिटिव ऑडिट प्रैक्टिसेस। CHIP, से पनिटिव एक्शन, पी से पनिटिव एक्शन। सी से चेंजेस इन डे टू डे वर्किंग हैबिट, सी से चेंजेस इन डे टू डे वर्किंग हैबिट। डन। अब उसके बाद चिप सी के बाद अब रेजिस्टेंस टू चेंज, वही चेंज का ये सेम पॉइंट ही है, फिफ्थ वाला जो पॉइंट बना रेजिस्टेंट होगा चेंज का, वही है।
अब इसका सॉल्यूशन क्या है बिहेवियर प्रॉब्लम का, मेरे ऊपर प्रॉब्लम तो बता दी है, ये प्रॉब्लम होगी ऐसे ऐसे होगी। अब इसका प्रॉब्लम क्या है भाई, इसको सॉल्व कैसे करें बिहेवियर प्रॉब्लम को, अब सामने वाले बंदे को कैसे समझाएं, तो भाई सामने वाले डिपार्टमेंट को समझाओ ये मैंडेटरी है, टॉप मैनेजमेंट मैंडेटरी है कराना, मैंडेटरी इसलिए कर रखा है टॉप मैनेजमेंट में इसको कराना, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और मैं मिनिमम इंटरफेयर करूंगा आपके काम में, आप आपका काम करते रहो, मैं बिल्कुल मिनिमम इंटरफेयर करूंगा, ये मैंडेटरी है भाई इसलिए करनी पड़ेगी ये ऑडिट, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और मिनिमम इंटरफेयर होगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिनिमम इंटरफेयर, मैंडेटरी है मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा मिनिमम इंटरफेयर रहेगा। और जो भी मैंने गलतियां निकाली है, जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन होगी, पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बंदों में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, आपको सही लगा तो ही मैं डालूंगा वरना नहीं डालूंगा, बाकी मेरे को फ्रेंडली बिल्कुल बिहेव करना पड़ेगा, उन बंदों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना पड़ेगा। मैंडेटरी है, ये हायर लेवल अथॉरिटी ने इसको मैंडेटरी का रखा है, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और मैक्सिमम सर्विस आपको मिल पाएगी, मैक्सिमम बेनिफिट और प्रोवाइड मैक्सिमम सर्विस आपको मिलेगी। मिनिमम इंटरफेयर करूंगा मैं आपके रेगुलर ऑपरेशन में, मिनिमम इंटरफेयर करूंगा, मैंडेटरी है मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, मिनिमम इंटरफेयर रखूंगा और मैं जो भी फाइंडिंग होगी आपसे पहले डिस्कस कर लूंगा उससे, उसको और मैं आपको ट्रस्ट रखूं मेरे पे और फ्रेंडलीनेस रखना पड़ेगा मुझे, तो अगर ऐसा होगा तो सामने वाला बंदा भी आप पे ट्रस्ट रखेगा और अच्छे से बिल्कुल कोऑर्डिनेट करेगा ऑडिट के अंदर, ठीक है। ये 3 है। एक और कुड बी पॉजिटिव रिपोर्ट, एक और कैसे सॉल्व करना है बिहेवियरल एस्पेक्ट को, ये भी इसी का पार्ट है। कुड बी पॉजिटिव रिपोर्ट, अपन सामने वाले को बोलेंगे भाई कुड बी पॉजिटिव रिपोर्ट, तो डर मत, पॉजिटिव रिपोर्ट भी तो हो सकती है, नेगेटिव भी सोच रहा है, पॉजिटिव रिपोर्ट भी तो हो सकती है, कुड बी पॉजिटिव रिपोर्ट, तो कुड बी से सी ले लो, पी से पॉजिटिव ले लो, आर से रिपोर्ट ले लो, CPR कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि मेरे को हर एक के साथ उसको मेरे को फीडबैक देना है प्रॉपर्ली, कुछ भी गलती हो रही है कुछ भी हो रही है तो उसको फीडबैक दूं, मैं समझाऊं भाई कि यार तेरा फीडबैक मेरे हिसाब से देखो ऐसा ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर्ली उसको समझाऊं एक एग्जांपल देके, गिव ए फीडबैक एंड सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक एग्जांपल। पार्टिसिपेटिव अप्रोच, सामने वाले बंदे को भी पार्टिसिपेट करने दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बंदे को कि मैं ऑडिट कर रहा हूं तू भी मेरे साथ पार्टिसिपेट कर, मैं कहीं पार्ट कर रहा हूं तो तू मुझे समझा, बिल्कुल ऐसे फ्रेंडलीनेस वाला माहौल बना के पार्टिसिपेट करूंगा उसको भी। और रिपोर्टिंग मेथड भी बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से रिपोर्टिंग करूं मैं फ्रेंडली टर्म के अंदर, ऐसा नहीं कि वहां पे लिखूं कि इसने इतनी गलतियां करी वो गलतियां करी गंदा आदमी है दूसरा निकालो इसको जॉब से निकालो, ऐसा नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से रिपोर्टिंग करूं मैं, बिल्कुल फर्म टोन अच्छे टोन के अंदर रिपोर्टिंग करूं और रिपोर्टिंग करने से पहले उसको डिस्कस भी कर लूं पार्टिसिपेटिव अप्रोच में कि जो भी मैं रिपोर्ट कर रहा हूं पहले अपन दोनों आपस में डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद मैं रिपोर्टिंग कर लूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना कवर हो ही गया, यहाँ पे ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है ये वही आंसर था। अब सिस्टम एंड प्रोसीजर को रिव्यू कैसे करना है, मैनेजमेंट ऑडिटर सिस्टम एंड प्रोसीजर को कैसे रिव्यू करेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब सिस्टम एंड प्रोसीजर, सिस्टम प्रोसीजर क्या होता है, वो ही सिस्टम प्रोसीजर, हर तरह की सिस्टम प्रोसीजर नहीं होती क्या, सिस्टम प्रोसीजर कोई भी पूरा एंटिटी के अंदर अलग अलग तरह के सिस्टम प्रोसीजर होते हैं, किसी भी चीज को करने के लिए सिस्टम बना रखा है, पहले ये बंदा अप्रूव करेगा फिर ये बंदा अप्रूव करेगा, पहले आपको अगर परचेस करनी है तो पहले पीओ रेस करना पड़ेगा, पीओ रेस करने के बाद इससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद सामने से टेंडर मंगाने पड़ेंगे, टेंडर मंगाने के बाद इवेल्युएट करने पड़ेंगे कौन सस्ता है, उसके बाद आपको परचेस करना पड़ेगा, फिर जीआरएन इशू होगा, पूरा का पूरा सिस्टम और प्रोसेस एक आपने बना रखा है, हर काम को करने के लिए पूरा सिस्टम है, हर काम करने के लिए पूरा प्रोसेस है आपका, ठीक है। वो में मैनेजमेंट ऑडिटर कैसे इवेल्युएट करेगा और क्या इवेल्युएट करेगा उन चीज के अंदर कि सिस्टम सही तो है ना, सिस्टम कोई गलत तो नहीं है ना, हो सकता है सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, बिल्कुल अनरीजनेबल इलॉजिकल सिस्टम बना रखा है, वो बोल रहा है कि आपको कोई भी माल परचेस करना है तो आपको कोई भी माल परचेस करने के पहले मतलब कोई भी गुड्स परचेस करना है तो गुड्स परचेस करने के लिए कॉटन परचेस करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट का बंदा उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, लॉजिकल बात है क्या, कॉटन परचेस कर रहा हूँ टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बंदे से परमिशन, ऐसा कोई आलतू फालतू इलॉजिकल सिस्टम तो नहीं है, ये सारी चीजें मुझे इवेल्युएट करनी पड़ेगी, तो मैं क्या इवेल्युएट करूंगा, ट्रिक ट्रिक बता रहा हूँ ऐसा सिस्टम खरीदो, सिस्टम वाला सिस्टम इवेल्युएट करें ना अपन, ऐसा सिस्टम खरीदो जिसमें बहुत सारी स्पेस हो, सिस्टम यहाँ पे मान लो तुम कंप्यूटर, कंप्यूटर ऐसा सिस्टम खरीदो कंप्यूटर जिसमें बहुत सारी स्पेस हो, बहुत सारी स्पेस हो, मतलब हाई टीबी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है, जीबी टीबी, तो ऐसा सिस्टम खरीदो जिसमें बहुत सारी स्पेस हो, ऐसा सिस्टम खरीदो जिसमें बहुत सारी स्पेस हो, ऐसा सिस्टम खरीदो जिसमें बहुत सारी स्पेस हो, ऐसा सिस्टम खरीदो जिसमें बहुत सारी स्पेस हो। एस से स्ट्रक्चर, पी से परफॉर्मेंस, एस पी ए ऑथोरिटी, एस पी ए सी से कोऑर्डिनेशन, ई से इफेक्टिवनेस, ऐसा सिस्टम खरीदो जिसमें बहुत सारी स्पेस हो, ठीक है, ऐसा सिस्टम खरीदो जिसमें बहुत सारी स्पेस हो, एस वापस सीक्वेंस। तो अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो सिस्टम है, जो आपने सिस्टम और प्रोसीजर है आपके, वो सिस्टम और प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही है ना, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपने और कुछ बना रखा है और सिस्टम प्रोसीजर अलग चल रहे हैं, दोनों के दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तो और कुछ बना रखा है, सिस्टम प्रोसीजर अलग चल रहे हैं, तो जो एस से स्ट्रक्चर है, स्पेस एस से स्ट्रक्चर है, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन स्ट्रक्चर है वो और सिस्टम प्रोसीजर के हिसाब से होना चाहिए,
जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, ऐसा सिस्टम एंड प्रोसेसर होना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस बेनिफिट मिले लीस्ट एक्सपेंडिचर से। ऐसा सिस्टम एंड प्रोसेसर रखो जिससे मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले लीस्ट एक्सपेंडिचर से। कंट्रोल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले लीस्ट एक्सपेंडिचर से। क्या मिले भाई? ऑब्टेन मैक्सिमम परफॉर्मेंस विद लीस्ट एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम परफॉर्मेंस विद लीस्ट एक्सपेंडिचर। पी से परफॉर्मेंस हो गया, एस से और स्ट्रक्चर हो गया, पी से परफॉर्मेंस हो गया, ए से ऑथोरिटी। ऑथोरिटी और ऑथोरिटी जो भी डेजिग्नेटेड रिस्पांसिबिलिटी है वो पूरा सिस्टम एंड प्रोसेसर सही होना चाहिए। जिस बंदे को जितनी ऑथोरिटी मिलनी चाहिए, जितनी रिस्पांसिबिलिटी मिल सके उस हिसाब से उसका पूरा मिलना चाहिए। सी से आपका कोऑर्डिनेशन, ऐसा सिस्टम एंड प्रोसेसर बनाओ कि आपस में कोऑर्डिनेशन हो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, इन सब में आपस में ऐसा सिस्टम बनाओ कि सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बिटवीन वन डिपार्टमेंट होता है। ऐसा इफेक्टिव, ई से इफेक्टिवनेस, अपन को बताना पड़ेगा एज एन ऑडिटर कि कोई भी ऐसी कोई चेंज करने की जरूरत है क्या सिस्टम प्रोसेस में जिससे वो और इफेक्टिव बन जाए, ऐसा कोई चेंज की जरूरत है क्या। ऐसे सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस में तो है ना, मैंने कहा था लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। ऐसे सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम खरीदो जिसमें बहुत सारी स्पेस हो। हट जा। ऐसे स्पेस, ऐसे स्ट्रक्चर स्पेस, ऐसे स्ट्रक्चर पी से परफॉर्मेंस, ऐसे स्ट्रक्चर पी से परफॉर्मेंस, ऐसे स्ट्रक्चर पी से परफॉर्मेंस, एस पी ए से ऑथोरिटी, सी से कोऑर्डिनेशन, सी से कोऑर्डिनेशन, ई से इफेक्टिवनेस, ई से इफेक्टिवनेस, वापस स्पेस, एस वापस आ रहा है एंड के अंदर अपना वाला, तो ऐसे सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस। फिर एक ये कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाना चाहिए, ऐसा सिस्टम एंड प्रोसीजर होना चाहिए और सारे के सारे फंक्शन के अंदर वो हो रखा है। ऑल रिक्वायर्ड फंक्शन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। ये टॉप स्टेप्स टू प्रिपेयर मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करनी है, याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत लॉजिकल है। मैनेजमेंट रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी है, सबसे पहले प्लानिंग कर लो। प्रिपेयर करनी है ऑडिट रिपोर्ट तो प्लानिंग कर लो। प्लानिंग करने के बाद आपने प्लानिंग तो कर दी कि ये चीजें मैं रिपोर्ट करूंगा। अब ये चीज रिपोर्ट करूंगा, भाई इस चीज तू रिपोर्ट करने वाला सामने वाला बंदा तेरी बात क्यों मानेगा? तेरे पास कोई सपोर्टिंग है क्या इसकी? तेरे पास कोई सपोर्टिंग है क्या? मैंने पहले प्लानिंग कर ली कि मैं ये चीज रिपोर्ट करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास कोई सपोर्टिंग है चीज की। अगर सपोर्टिंग है तो पहले एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बना दूंगा। ड्राफ्ट रिपोर्ट को देख के मैं फाइनल रिपोर्ट बनाऊंगा। ड्राफ्ट रिपोर्ट को देख के मैं फाइनल रिपोर्ट बताऊंगा। फिर मैंने एक इंटरनल चैप्टर में पढ़ाया था, वो फॉलो अप रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी कि सामने वाले बंदे ने फॉलो अप करना पड़ेगा कि सामने वाले बंदे ने जो मैंने बोला कि ये करेक्टिव एक्शन ने वो फॉलो अप करे नहीं करे, वो चीज होगी। तो सामने वाले में देखूंगा कि सामने वाले का एक्शन रिपोर्ट क्या था, कि सामने वाले ने मेरी जो चीजें बोली इस पर कोई एक्शन लिया क्या। मैंने बोला कि ये गलती है, तो सामने वाले कोई एक्शन लिया क्या उस गलती को सुधारने के लिए। तो मैंने प्लानिंग करूंगा ऑडिट रिपोर्ट की कि व्हाट डू आई टेल टू द रीडर अबाउट द ऑडिट। फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास कोई सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन है क्या इसके साथ, ऑडिट एविडेंसेस। फिर मैं मेरा ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा। ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बाद मैं फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा। ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस करने के बाद फिर मैं फाइनली फॉलो अप करूंगा और एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाऊंगा कि जो मैंने रिपोर्ट बनाई उसमें जो मैंने बोले कि ये कंक्लूजन है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये करेक्टिव एक्शन लेने, तो मैं फॉलो अप करूंगा कि वो करेक्शन मैनेजमेंट ने लिए नहीं लिए है। उसकी मैं एक एक्शन रिपोर्ट भी बना दूंगा कि मैनेजमेंट ने ये मेरे सजेशन इंप्लीमेंट नहीं करे, इसके ये रीजन है या ये रीजन फलाना डिगरा है, ठीक है। डन। तो अपना ये चैप्टर भी खत्म हो गया। आप अगर चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके जो फ्री में मैंने नोट्स आपको आप बांट रखे वो वहां से बांट सकते हो। ओके, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, आपको बहुत सारे फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। ओके, बाकी के आपको लेक्चर फ्री फास्टैग बैच के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उधर मिल जाएंगे। जब तक के लिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।